Hello everyone, this is Mitashi and welcome back to my channel Learning with Mitashi. आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना हमें सीटेट और यूपीटेट या किसी भी टेट एग्जाम के लिए, और कौन कौन से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक्स क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के, एजुकेशन साइकोलॉजी के, वही सब हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम MCQ से। बीच बीच में हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कौन सी लैंग्वेज है जिससे साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है? अंग्रेजी, रूसी, लैटिन या ग्रीक भाषा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ग्रीक भाषा होगा। साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। कौन से दो शब्दों से हुई है? साइकी, साइकी का अर्थ है आत्मा अथवा अंतःकरण, यानी कि जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो जो साइकी वर्ड है उसका अर्थ है आत्मा या अंतःकरण। लॉगस का अर्थ है विज्ञान या किसी वस्तु का व्यवस्थित अध्ययन करना। जब हम किसी वस्तु का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो वहां पर लॉगस वर्ड यूज होता है, और ये ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोल्कॉय ने 1590 में किया। रुडोल्फ गोल्कॉय ने 1590 में साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है साइकी प्लस लॉगस, यूनानी भाषा के दो शब्दों से। जब हम ग्रीक भाषा बोलते हैं या यूनान के लोगों द्वारा ग्रीक भाषा बोली जाती थी, तो अगर वर्ड आता है ग्रीक भाषा तो वो भी हमारा ऑप्शन राइट है, और आता है अगर यूनानी भाषा तो वो ऑप्शन भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साइकोलॉजी की जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी वो रुडोल्फ गोल्कॉय ने लिखी थी, जो भी फर्स्ट बुक साइकोलॉजी के ऊपर लिखी गई। विश्व की पहली साइकोलॉजी लैब, जो भी साइकोलॉजी लैब स्थापित की गई थी वो विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग में स्थापित की गई थी 1879 में। क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पहली लैब कहाँ स्थापित की गई, तो जर्मनी में, या फिर लिप्जिंग कहाँ पर है, तो वो भी जर्मनी में। नेक्स्ट देखते हैं, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई? ऑप्शन है हमारे आध्यात्म शास्त्र, जीव शास्त्र, मानव शास्त्र या दर्शन शास्त्र। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से हुई है, फिलॉसफी से हुई है साइकोलॉजी की उत्पत्ति। पहले इसको दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। ठीक है, चलिए। मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, हमने अभी बताया था, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अपना जीवन शुरू किया। शुरू में आत्मा का विज्ञान कहा गया। 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ये सब ने इसका समर्थन किया, और 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। फिर 17वीं शताब्दी में इसको मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। पोम्पोनोजी, थॉमस रीड और जॉन लॉक ने इसका समर्थन किया। 16वीं शताब्दी में आत्मा का और 17वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क का विज्ञान। फिर 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान माना गया। इसमें विलियम जेम्स, विलियम वुंट सम्मिलित थे, इन्होंने इसको चेतना का विज्ञान माना। नेक्स्ट बात करते हैं 20वीं शताब्दी की। तो 20वीं शताब्दी में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। वॉटसन, वुडवर्थ और मैकडूगल ने इसका समर्थन किया। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि किस शताब्दी में इसको किस तरह का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में, मन और मस्तिष्क का 17वीं सदी में, और चेतना का विज्ञान 19वीं सदी में, और व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी में। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? अभी डिस्कस किया था हमने। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? सबसे पहले इसको जो है आत्मा का विज्ञान माना गया। सबसे पहले हमने आत्मा का विज्ञान माना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके अंतर्गत शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति की क्रियाओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो भी एजुकेशनल एनवायरनमेंट है उसमें बच्चा किस तरह का बिहेव कर रहा है, किस तरह से वो चीज़ों को सीख रहा है, इसका जो अध्ययन है वो हम एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है। अब क्या है अध्ययन विषय? चेतना, मस्तिष्क या मानव व्यवहार या आत्मा? तो अब हम अगर बात करते हैं तो अब उसके अध्ययन का विषय है मानव व्यवहार। पहले जब शुरू में अध्ययन किया जाता था तो आत्मा का किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार का। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं स्किनर। अब स्किनर के जो कुछ कोटेशंस हैं इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो स्किनर ने क्या कहा था इसके बारे में। स्किनर का कहना था कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है, यानी कि जो भी व्यवहार और व्यक्तित्व मनुष्य का है वो सभी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। एक और स्टेटमेंट दिया था, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यानी कि जिसमें हम शिक्षण की बात करते हैं और सीखने की बात करते हैं कि बच्चा किस तरह से चीजों को सीख रहा है, किस तरह का उसका व्यवहार है, किस तरह से चीजें सीखी जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। साइको का क्या अर्थ है, साइको का अर्थ है मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा। तो साइको प्लस लॉगस की हमने बात की थी, तो साइको प्लस लॉगस में साइको का अर्थ था आत्मा। नेक्स्ट देखते हैं हम, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, इसके बाद मन या मस्तिष्क का त्याग किया, इसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, किसने दिया, स्किनर, वॉटसन, वुडवर्थ या मैकजुगल। तो ये स्टेटमेंट हमारा दिया था वॉटसन ने नहीं, ये दिया था वुडवर्थ ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आया भी है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा का अर्थ। जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन है क्या, शिक्षा का मतलब क्या है। तो शिक्षा का अर्थ है, ये संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। अब शिक्ष का क्या अर्थ है, शिक्ष का अर्थ है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। शिक्ष की जब हम बात करते हैं शिक्षा में शिक्ष का अर्थ है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। क्लियर, इसमें ई का अर्थ है अंदर से, एडुकेटम, ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, यानी कि बच्चे के अंदर जो भी शक्तियां हैं, जो भी ज्ञान है, उसको हमें बाहर निकालना होता है। यानी कि कुछ सिखाना नहीं है, बच्चे के अंदर ये शक्तियां पहले से ही होती हैं, ये ज्ञान पहले से ही होता है। एजुकेशन के द्वारा हम सिर्फ उसको, शिक्षा के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। किसने कहा था कि शिक्षा जो है बच्चे की अंदर की शक्तियों को बाहर निकालती है, फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक या स्किनर। तो ये फेमस स्टेटमेंट है, एग्जाम में आया भी है कई बार। ये पेस्टोलॉजी का स्टेटमेंट है। पेस्टोलॉजी ने कहा था कि शिक्षा जो है बच्चे की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं व्यवहारवाद के पिता कौन है। इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद के पिता किसको माना जाता है, फ्रायड, वुडवर्थ, वॉटसन या क्रो एंड क्रो। तो व्यवहारवाद के पिता माना जाता है वॉटसन को, जॉन वॉटसन को व्यवहारवाद के पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यानी कि टीचर्स को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ या क्रो एंड क्रो। किसका स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है हमारा स्किनर का। स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्यों है, यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है इसलिए है। यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, या फिर शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे, तो कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन है, यानी कि हम शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करते हैं या केवल सूचनाओं सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इसमें जो है हम विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि विद्यार्थी किस तरह से सीख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स बताते हैं आपको कि टीचरों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एजुकेशन साइकोलॉजी। सबसे पहले बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है कि बच्चा क्या सीखना चाहता है, किस तरह से सीखना चाहता है, कौन से क्षेत्र में वो कमजोर है और हमें कौन से टेक्निक उस पर अपनानी चाहिए कि बच्चा अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, यानी कि हर बच्चा जो है अलग तरह का होता है, हर बच्चा विशिष्ट है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, एक ही तरीके से आप हर बच्चे को नहीं सिखा सकते। तो हमें व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होता है। शिक्षण विधियों का ज्ञान, यानी कि कौन सी शिक्षण विधियां किस बच्चे पर अपनानी है, कोई एक्सप्लेनेशन मेथड से अच्छा सीखता है, कोई एग्जाम्पल से अच्छा सीखता है, कोई करके सीखता है, क्रिया द्वारा सीखता है, कोई खोज विधि से सीखता है। तो कौन सी विधियां हमें उन पर अपनानी है। कक्ष की समस्याओं का ज्ञान, कि एक बच्चे को क्लास में कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं कि वो सीख नहीं पाता, जो उसके सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, तो उन समस्याओं का ज्ञान होता है।
बालक की अवस्थाओं का ज्ञान, यानी कि किस एज में बच्चा कितना सीख पाता है, हम उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग सिखाएंगे तो उसकी अवस्था क्या है और उसको हम कितना सिखा सकते हैं, इन सब का ज्ञान भी हमें एजुकेशन साइकोलॉजी से ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए? ताकि स्वयं को समझ सके, पशुओं पर इसका प्रयोग कर सके, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके या शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा दो और बताओ कि मैं उसको क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी। तो वो मनोवैज्ञानिक कौन थे? वुडवर्थ, स्किनर, वॉटसन या जेम्स ट्रेवर? इंपॉर्टेंट है, ये कहा था जेम्स वॉटसन ने, जिनको व्यवहारवाद का पिता माना जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी बच्चे को कुछ भी बना सकता हूँ, यानी कि आप उसको बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसको एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो बच्चे को। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करते हैं। यह कथन किसका है, स्टेटमेंट किसका है ये वाला, वो बताना है आपको। स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ या क्रो एंड क्रो? फेमस स्टेटमेंट है, आया भी है एग्जाम में, ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा, विषय केंद्रित शिक्षा या क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? तो ये जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान में शिक्षा की, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आता है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जब भी हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया गया है कि बच्चे जो है अपनी बच्चे पर केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, क्या है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र? केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन? तो जब भी हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो वहां पर हम अध्ययन करते हैं गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है, क्या बताता है? कि शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, या शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, या शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण हम किस तरह से करें। तो वो बताता है कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो संभावित हैं अथवा नहीं, यानी कि उन उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीजें बताता है। नेक्स्ट देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना या वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, या फिर यंत्रवत याद करवाना। ये तीनों स्टेटमेंट हमारे नेगेटिव हैं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बेवकूफ है, तो आप उनको नामांकित नहीं कर सकते। सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, अगर सिर्फ बुक्स पर ही डिपेंड रहोगे तो बाहरी ज्ञान जो है, जो सोसाइटी में आपको रहना है, जिस समाज में आपको रहना है, उसकी नॉलेज कैसे मिलेगी? यंत्रवत याद करना रटवाना तो है ही नहीं बच्चों को। तो इम्पॉर्टेंट जो राइट स्टेटमेंट हमारा होगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यानी कि जो भी उनके एक्सपीरियंस है वो उसके द्वारा खुद से ही चीजों को सीखें। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।